योगी आदित्यनाथ आके वो गुजर शब्द पे पट्टिका पे जो गुजर शब्द पे कालिक पुतवा के चले गए। और तो और ये सबसे ज्यादा हमारे महापुरुष यदि इन्होंने विवादित किए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। और ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि इन्होंने देश की कितनी आजादी की लड़ाई लड़ी। नमस्कार, मैं हूं फरहान। 2014 के बाद भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे बदलाव हुए जिसकी कल्पना शायद ही कोई राजनेता या भारत में रहने वाला कोई भी समाज कर रहा होगा। इस राजनीति में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ उसमें करीब दो समाज आते हैं। पहला अल्पसंख्यक समाज और दूसरा बहुजन समाज। बहुजन समाज का नेतृत्व लगभग खत्म होते हुए दिखाई दे ही रहा था कि भीम आर्मी नाम की एक चिंगारी भारत में दिखाई दी, और वह चिंगारी कब आजाद समाज पार्टी के रूप में ज्वाला बन गई यह तो ना सत्ताधारी दल को पता चला और ना ही मौजूद किसी राजनीतिक दल ने इसकी अपेक्षा की थी। आज उसी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी के पास हम मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आजाद समाज पार्टी के वही पुराने मुद्दे हैं या फिर उसमें कोई बड़ा बदलाव आया है और उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत आखिर किस तरह से की। तो पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा अपने बिजी शेड्यूल में हमें अपना एक कीमती क्षण देने के लिए। धन्यवाद। और जनता आज यह पूछती है कि आजाद समाज पार्टी देश में आ गई, सांसद भी बना लिया, लेकिन आने वाले वक्त में एक अहम मुद्दा क्या होगा जिससे सत्ताधारी दल को कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर दी जा सके। देखिए, आजाद समाज पार्टी एक पार्टी ही नहीं वरन एक आंदोलन भी है। एक सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन और सामाजिक न्याय की एक लड़ाई है। पार्टी बनती है, हजारों पार्टी बनती है। बिल्कुल, देश में हजारों पार्टी पहले से रजिस्ट्रेशन भी है। लेकिन आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने अपने संघर्ष के दम पे जो पहचान बनाई है वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के जो पिछले 10 वर्षों में सड़क पे जो किया गया संघर्ष है, जो उन्होंने अपना खून पसीना सड़कों पे बहाया है बहुजनों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा फरहान भाई जिसके लिए एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने लड़ाई ना लड़ी। बिल्कुल। जब सदन में नहीं थे, लोकसभा सदस्य नहीं बने थे, तब सड़कों पे। और अब सदन के अंदर भी 1 साल के अंदर यदि उनका कार्यकाल देखा जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो उनसे ज्यादा जनहित के मुद्दे, हर वर्ग से जुड़े मुद्दे, किसान कमेरों से, मजदूरों से जुड़े हुए मुद्दे, कोई सांसद ऐसा नहीं है कि उनके करीब तक भी ठहरता हो। 7-7 मिनट का भी, यदि 4-4 मिनट का भी उनको मौका मिलता है बोलने का, उसमें भी 30-30, 35-35 जनहित के मुद्दे जहां तक सरकार नहीं पहुंच पाती, उस अंतिम पायदान तक, अंतिम व्यक्ति तक जिस तक सहायता पहुंचनी चाहिए, उन सभी लोगों को, क्योंकि वो संघर्ष की भट्टी से तबके तैयार हुए और उनको एक एक चीज की पता है कि गरीब की क्या क्या समस्या होती है, बिल्कुल, किसानों की क्या समस्या होती है, जमीनी स्तर से ही उठे, मजदूरों की क्या समस्या होती है। तो नो डाउट आजाद समाज पार्टी आने वाले समय में काम के दम पे, संघर्ष के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे देश की बड़े से बड़ी जो स्थापित पार्टियां उनको चुनौती पेश करेगी और एक अच्छा हम प्लेटफॉर्म पेश करेंगे। जो लोग राजनीति में आके सेवा करना चाहते हैं, बिल्कुल काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए धन बल की राजनीति को खत्म करके आजाद समाज पार्टी हमने विकल्प के तौर पे लोगों के सामने रखी है। जो लोग ईमानदार लोग हैं, कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं, संघर्षी लोग, वो आए और यहाँ एक तरीके से जो धन बल का एक राजनीति में प्रभाव बहुत बढ़ गया था कि धन्ना सेठ लोग आते थे, चुनाव लड़ते थे, चुनाव के बाद गायब हो जाते थे, उन्हें जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं होता था, उन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें संघर्ष से कोई मतलब नहीं होता था, वो पैसा कमाते थे। तो राजनीति जो व्यापार बन गई थी उसे बदलने का एक प्रयास है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जो हमारे लीडर है, नेता है, भाई है, प्रेरणा है, उनके नेतृत्व में देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। एक समय आता है जब व्यक्ति युवावस्था में होता है, आर्थिक हालात देखता है, समाज को देखता है, उसका मन करता है कि राजनीति में अपना एक कदम रखा जाए, कुछ हिस्सेदारी की जाए। वह कौन सा पल था, वैसा कौन सा वक्त था जब आपको ऐसा लगा कि
राजनीति को आपकी आवश्यकता है? देखिए, मैंने अपनी राजनीति जो की थी, छात्र राजनीति से शुरू की। छात्र। किस पहले कॉलेज के अंदर छात्रों में की विचारों की बहुत बहुत सारे छात्र एडमिशन के लिए पैसे नहीं होते थे, संसाधन नहीं होते थे, और बहुत सारे छात्रों के लिए एडमिशन ही नहीं मिल पाता था। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो पीड़ा हुई वो छात्रों की समस्याओं को देखकर छात्र राजनीति शुरू की और बहुत आंदोलन किए। छात्र चुनाव नहीं होते थे गाजियाबाद के अंदर, और 2004 में हमने छात्र 20 साल बाद शासन चुनाव कराए। वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 20 साल के बाद उसमें हमने आत्मदाह तक प्रयास किया। अच्छा। और उसमें हमारे साथ कई साथियों ने आत्मदाह किया था। इतना बड़ा आंदोलन था कि उसमें सरकार को फिर चुनाव कराने पड़े, और जो छात्रों के मुद्दे थे उनको सॉल्व कराया। जो निर्धन छात्र थे, जो फीस नहीं देते थे, तो हमने एक टीम बना के ऐसे छात्रों की फीस भी जमा कराई। वहीं से एक परिवर्तन हुआ कि अपने किसी ने कहा है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू है दिल जी जमाने के लिए। तब से दिल में चिंगारी हुई है कि लोगों के लिए कुछ काम करने के लिए राजनीति में आना जरूरी है। पहले राजनीति में बाहुबली आते थे, क्रिमिनल आते थे, धन्ना सेठ आते थे, किसान के बेटे, गरीब के बेटे। तो एक मन में रहा कि इसमें आके हम लोगों की मदद, बहुत सारे लोगों की मदद एक साथ कर सकते हैं। बहुत ऐसे छात्र नेता हुए भारतीय राजनीति में जो दिग्गज कहलाए, दिग्गज नेता कहलाए। भारतीय जनता पार्टी के अरुण जेटली भी कहीं ना कहीं एक समय पर छात्र राजनीति से बड़ा प्रभावित थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं छात्र नेताओं को निशाना बना रही है, और वो चाहती है कि छात्र राजनीति है जो उसको दबा दिया जाए। तो आप क्या कहेंगे कि मतलब क्या वाकई में भाजपा ने इतना एक दबदबा बना लिया है कि छात्र भी उसकी बातों के पीछे चलने को तैयार देखिए है? फरहान भाई, यदि पॉलिटिक्स की बात की जाए तो एक प्राइमरी, जब बच्चा सीखता है तो पहले प्राइमरी क्लास में आता है, फिर उसके बाद हाई स्कूल में आता है, फिर इंटर में आता है, फिर ग्रेजुएशन में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो इसी तरह राजनीति की भी यदि शुरुआत देखेंगे तो आप छात्र राजनीति से, जो लोग उसमें जब भी संघर्ष में रहे हैं वो हमेशा बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, क्योंकि उनको संघर्ष करने की क्षमता, उनको काम करने की क्षमता, अपने लोगों के लिए लड़ने की, जूझने की, वो छात्र राजनीति से उनके रग रग में पैदा हो जाती है। तो बिल्कुल। छात्र राजनीति से जो भी निकलते हैं वो हमेशा समाज को बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे, प्लेटफॉर्म पे वो मार्गदर्शित करते हैं, काम करते हैं, और राजनीति में स्थापित भी हुए और सफल भी हुए। बिल्कुल। तो छात्र जीवन में आपको कोई ऐसा विचारक कि दार्शनिक या कोई ऐसा नेता रहा हो जिसके विचारों से आप बेहद प्रभावित हुए हों और आपने कहा हो कि अब जीवन व्यतीत करना है तो इन्हीं विचारों में करना है? देखिए, छात्र राजनीति के समय पे तो नहीं, हम्म। लेकिन उसके बाद, जैसा कि मैंने एक और इंटरव्यू में बताया था कि जब 15-16 साल संघर्ष किया हमने जमीन पे, बहुत संघर्ष किया, बहुत आंदोलन किए गौतम बुद्ध नगर के अंदर। किसानों के मामलों में कई बार हम जो जेल रहे, दीपावली के मौके पे भी जेल रहे, और रक्षाबंधन पे भी जेल रहे, अच्छा। मजदूरों के, किसानों के मुद्दों को लेकर, अच्छा। और रोजगार के मुद्दों को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर। मोदी जी एक बार आए थे यहाँ पर सैमसंग कंपनी में, तो यहाँ घोषणा करके थे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जब कंपनी के वहां हम रोजगार मांगने गए तो उन्होंने कहा कि 50 किलोमीटर तक के लोगों को यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। तो 1 लाख की तो आप बात छोड़िए, 1,000 भी स्थानीय युवकों को जिनकी जमीनें गई, जो लोग यहाँ इन कंपनियों से निकला हुआ दूषित धुआं सहन करते हैं, जो दूषित पानी जो हो जाता है इन फैक्ट्री वजह से उसको सहन करते हैं, उसके लिए जिन्होंने अपनी रोजगार। जमीन दे दी उद्योगों के लिए, उनके लिए यहाँ उद्योगों के रास्ते बंद है। ये बड़ी विडंबना है, इसकी हमने लड़ाई लड़ी, और हम इसमें 2018 में 2 महीने दीपावली तक हम जेल में रहे, इसी मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो आप यदि बात की जाए कि जब 16-17 साल संघर्ष के बाद जब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का संघर्ष हमने 2017-18 में देखा, जो उन्होंने अपने समाज के लिए, देश के किसी भी कोने में जाकर गरीबों के लिए, बहनों को न्याय दिलाने के लिए, कहीं बारात रोकी जा रही उनको निकलवाने के लिए, कहीं शमशान पे किसी को, दलित को जलने नहीं दिया जा रहा, उसको उन्होंने उनकी आवाज उठाई। तो मुझे लगा कि एक जिले से ऊपर उठकर आज असली एक भाई, एक नेता, एक आदर्श ऐसा मिला है जो वास्तव में मेरे लिए प्रेरणा बन गया। पहले हम एक जिले तक काम करते थे, एक दायरा था गौतम बुद्ध नगर, जिला नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लेकिन जब मैंने देखा कि ये जुनून, ये संघर्ष इतना, इस तरह का जुनून है, तो
उसने बहुत प्रभावित किया। नो डाउट एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद राजनीति के मेरे आदर्श भी हैं, मेरे नेता भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। उनको प्रेरणा मान के मैंने फिर पूरे देश में अपने जिस जाति में मैं जन्म हुआ, गुर्जर समाज के लिए मैंने आंदोलन शुरू किए, फिर बहुजन समाज के लिए, फिर गरीबों के लिए, किसानों के लिए। वो भाई के साथ प्रेरणा, उनको प्रेरणा मानकर राजनीति में वो मेरे आदर्श है। हाँ, यदि सामाजिक जीवन में और सामाजिक आदर्श की बात की जाए तो नो डाउट कर्नल करोड़ी वैसला मेरे जो सामाजिक संगठन के तौर पर जिन्होंने देश में, पूरे देश में समाज के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, कुरीतियों पर लड़ाइयाँ लड़ी, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, फिजूल खर्ची बंद करो, उनको आदर्श में सामाजिक जीवन में और सामाजिक क्रांति के जो नायक है वो कर्नल करोड़ी वैसला है। और जो मेरे राजनीति के मेरे नेता हैं, मेरे गुरु हैं, वो भाई हैं, वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। सबका एक गोल होता है कि मेरा लक्ष्य ये है, लेकिन उसके बीच में कई अचीवमेंट होते हैं कि पहले मुझे ये हासिल करना है। तो आपके जीवन में पहला ऐसा कौन सा अचीवमेंट रहा जब आपको लगा कि नहीं, अब मैं अपने गोल तक जा सकता हूँ, मैंने पहली सीढ़ी क्रॉस कर ली और आपको बहुत प्रसन्न हुए हो आप कि हाँ, मैं अब पॉजिटिव रास्ते पर जा रहा हूँ? देखिए, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से 2016 या 17 में गाजियाबाद मुलाकात हुई पहली बार, और उस दिन हार्दिक पटेल भी आए थे मिलने, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से। मेरा वो पहला, मेरे जीवन का दिशा देने का, मेरे जीवन में परिवर्तन का, और हम पूरे देश में लोगों के लिए काम कर सकते हैं, बड़ा विजन, वो यदि मेरे विचार पैदा हुआ तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी से मिलकर हुआ। और उसी दिन से मैंने ठान लिया कि ये वो शेर है, बब्बर शेर है, जो पूरे देश में बिना थके, बिना रुके हुए, बिना आराम किए हुए, बिना संसाधनों के, बिना आर्थिक संसाधनों के, बिना आपके पास कोई व्यवस्था ना हो, फिर भी इतना हौसला, इतनी हिम्मत जो मैंने एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी में देखी, तो उसी दिन से मैं उनका मुरीद हो गया। और मैंने सोचा पूरे देश में इनके साथ मिलकर इस लड़ाई को, जो गरीबों के लिए है, जो कमजोरों के लिए है, जो किसान कमेरों के लिए है, जो अंतिम पायदान पर कोई व्यक्ति है जिसे वो सुविधा नहीं मिल पाती, जिसका शोषण होता है, आज आजादी के 70 साल बाद पर भी, चाहे मॉब लिंचिंग के मामले में शोषण होता हो, चाहे अन्य धर्म के नाम पर शोषण होता हो, चाहे नाम के नाम पर शोषण होता हो, या उनके हक अधिकार छीने जा रहे हो, या इतिहास की बात, मैंने सोचा कि इनके साथ मिलकर उस लड़ाई को लड़ा जा सकता है। और उसी दिन से मैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ एक साई के रूप में, एक भाई के रूप में, एक अनुयायी के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक उनके कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा हूं। फरहान भाई, मैं ये भी बताना चाहूंगा, यदि मुझे केवल एमपी एमएलए बनना होता तो मैं आजाद समाज पार्टी या एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को ज्वाइन नहीं करता। मेरे मन में एक पीड़ा थी कि जब तक सदन में ना पहुंचे, जब तक सड़कों पे यदि संघर्ष करना है, तो इससे बढ़िया नेतृत्व तो कोई है नहीं देश दुनिया में, क्योंकि टाइम्स मैगजीन ने भी उनका जो लोहा माना। तो यदि एमपी एमएलए बनना होता तो स्थापित पार्टी को चुनते, किसी स्थापित पार्टी से टिकट ले लेते, एमएलए बन जाते, अपना व्यक्तिगत विकास करना होता, बिल्कुल। अपना आर्थिक यदि धन कमाना उद्देश्य होता। लेकिन हमारा धन कमाना उद्देश्य नहीं है, हमारा अपना व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जब इसमें जन्म लिया इस धरती पर, वो भी इंसान के रूप में, तो कुछ ना कुछ काम किया जाए औरों के लिए, जरूरतमंदों के लिए। और वही सोच के साथ हम आज पूरे देश के अंदर जहां भी जुल्म ज्यादती होती है, जहां मौका मिलता है भाई चंद्रशेखर आजाद जी जाते हैं, जहां मौका मिलता है हम जाते हैं, अलग अलग भी जाते हैं, साथ साथ भी जाते हैं। तो उसी एक क्षण है जिस दिन मेरी मुलाकात हुई, मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरा काम करने का उद्देश्य। और ये भी बात उन्होंने उदाहरण पेश किया एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने, कि बिना एमपी एमएलए रहे हुए भी आप बहुत बड़ी लड़ाई लड़ सकते हो, आवाज उठा सकते हो, करोड़ों बहनों का आप जो ना उम्मीद बन सकते हो, करोड़ों युवाओं का आप एक मार्गदर्शक बन सकते हो। तो उसी ने मेरा जीवन को एक नया आयाम, नई दिशा दी, नई सोच दी। और आज आप देखो कि कल ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा का लोग विरोध कर रहे हैं, कल उस आंदोलन को हम करने जा रहे हैं। गुर्जर समाज का जब नाम आता है तो सचिन पायलट का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, लेकिन कई बार प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से भी सुना गया कि गुर्जर समाज मेरे बहुत करीब है और वह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में देखना चाहता है। तो सचिन पायलट ने जिस तरह गुर्जर समाज का नेतृत्व किया, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी कमियां हैं
जिनकी आप भरपाई कर सकते हैं और गुर्जर समाज यह समझ सके कि नहीं, अब भारत की राजनीति में एक और नेता है हमारे समाज का, तो वो कौन सी चीजें आपको लगती हैं? देखिए, सचिन पायलट जी नो डाउट समाज के बहुत लोकप्रियता, बहुत चहेते नेता है। और गुर्जर समाज ही नहीं, सर्व समाज उन्हें बहुत लाइक करता है, पसंद करता है। बिल्कुल। लेकिन जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी को उनको देना चाहिए था राजस्थान के अंदर, क्योंकि चुनाव तो उनके मुख्यमंत्री को दावेदार करके चुनाव लड़ा गया बिल्कुल। और सरकार बहुमत में भी आई। लेकिन जब उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो कांग्रेस ने उनके साथ छल किया। हम्म। सचिन पायलट जी की कमाई एक तरह से कहे कि वो अशोक गहलोत ने खाई, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। गुर्जर समाज हमेशा ठगा गया, हमेशा उसके साथ छल हुआ है। उसको जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, जो राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, उस देशभक्त कौम को जो 12 प्रांतों में रहती है देश के, और बिल्कुल। जो देश के सीमाओं पर भी लड़ती है। गुर्जर बकरवाल देखो कश्मीर में बिल्कुल। सीमा पर लड़ते हैं, बिल्कुल। गोली खाते हैं, तनख्वाह उनको नहीं मिलती, नौकरी कोई उनकी है नहीं, लेकिन फिर भी महिला तक भी हमारी गुर्जर बकरवाल उस सीमा पर लड़ती है और आतंकवादियों से लोहा लेती है। एक काका हिल विलेज है, बिल्कुल। जब 2001 में सर्पविनाश ऑपरेशन हुआ था तो 72 के करीब गुर्जर बकरवाल शहीद हुए थे। आतंकवादियों को सफाया हुआ था, वो सेना के साथ मिलकर लड़े थे। तो अभी औरंगजेब गुर्जर आपने देखा हो, बिल्कुल। वो बिल्कुल। आतंकवादियों से लड़ता बिल्कुल। हुआ शहीद हुआ। बिल्कुल। अभी आपने पहलगाम मामला देखा, उसमें बहुत सारे मुस्लिम गुर्जर थे जिन्होंने टूरिस्टों की जान बचाई बिल्कुल। और बिल्कुल। जिन्होंने कहा कि आप हमें हथियार दे दो, हम पाकिस्तान से लड़ेंगे जाके। तो उस देशभक्त कौम को जिन्होंने, अंग्रेजों ने जिनको अपराधी जाति घोषित किया, क्यों अपराधी जाति घोषित किया? क्योंकि अंग्रेजों को गुर्जरों से इतनी दिक्कत थी कि ये जहां भी अंग्रेज मिलते थे उनको मारते थे, गोरिल्ला युद्ध करते थे, उनके हथियार छीन लेते थे, उन पे थानों और उनके चौकी पर कब्जा कर लेते थे। तो उन्होंने इनको अपराधी जाति घोषित कर दिया 1872 में, 1857 के संग्राम के बाद। ठीक। और भारत आजाद हुआ 1947 में। देश की आजादी के 5 साल तक भी गुर्जर समाज अपराधी जाति कहलाया। अपराधी जाति। 1952 में उसको अपराधी जाति से हटाया गया। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गुर्जर समाज की बड़े पैमाने में बहका के वोट तो ले लेती है। हमारी देशभक्त कौम है, भावुक कौम है, इमोशनल कौम है, और वो देश पे मर मिटना जानती है। उसे बिल्कुल। थोड़ा सा भी आप प्यार से बात करोगे, आपके लिए जान देने को तैयार, सर कटाने को तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे उसके अधिकारों के तौर पे, उसके आरक्षण के तौर पे, उसे राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पे कुछ नहीं दिया, केवल ठगा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि गुर्जर समाज की सबसे बड़ी कोई विरोधी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, आप पूछोगे अब कैसे, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक उत्तर प्रदेश में आप देखिए, एक भी कैबिनेट मंत्री गुर्जर समाज का नहीं है। राजस्थान में इनकी सरकार है, एक भी कैबिनेट मंत्री गुर्जर समाज का नहीं, एक भी, इवन एक। मध्य प्रदेश पे आ जाओ, एक भी कैबिनेट मंत्री गुर्जर समाज का नहीं। प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने कभी गुर्जर समाज नहीं बनाया। देख लो उत्तर प्रदेश में कभी बनाया हो तो। कारण क्या है, मतलब ये अभी तो अभी अभी बहुत सारी बात है, ये तो अभी बात कर रहे हैं प्रतिनिधित्व की। जी। कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बताओ कहीं बनाया हो तो एक मुख्यमंत्री गुर्जर समाज को? वोट तो सबसे ज्यादा गुर्जर समाज की ले लेते हैं, मेरा गुर्जर समाज, मेरा, ये कह के बड़ी बड़ी बात करके, और गुर्जर समाज इनके पीछे चल देता था। आप ये बताइए, यदि आरक्षण की बात आ जाए, 73 गुर्जर राजस्थान में शहीद हुए, बीजेपी ने सीधी गोली चलवाई, सीधी गोली चलवाई। आज तक इतिहास में इतना बड़ा नरसंहार हुआ। जब अंग्रेज आए थे, जब आपका जलियांवाला बाग हुआ, उन्होंने सीधी गोली चलवाई थी। बिल्कुल। बिल्कुल। वो तो चलो अंग्रेज थे, बाहर के लोग थे, ये अपने ही हैं। ये तो अपने देश के लोग थे। अरे ये कौन थे जिन पर गोली चलवाई? गुर्जर ही तो राजस्थान। क्या कर रहे थे वो आरक्षण की तो मांग कर रहे थे। बिल्कुल। अभी आपने कल देखा पीलूपुरा में, परसों आंदोलन दोबारा से गुर्जर समाज को सड़कों पर आना पड़ा, ट्रेन पर आना पड़ा। बिल्कुल। इतने सालों, इतनी शहादत के बाद भी आज तक उनके जो केंद्र की 9वीं अनुसूची में अभी तक उन्होंने, केंद्र सरकार ने नहीं डाला उनको, अभी तक जो कंप्लीट उनकी मांगे वो पूरी नहीं की है। तो मेरा ये आपसे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी विरोधी है तो गुर्जर समाज की। अच्छा, सबसे ज्यादा हमारे महापुरुषों का अपमान हुआ, ग्वालियर में जाकर देखो,
गुर्जर सम्राट मीर को टीन से ढके हुए हैं। कैथल में जाके देखो, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहां पे गुर्जर पट्टी का ढकी हुई है। दादरी में यूआरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि इन्होंने देश की कितनी आजादी की लड़ाई लड़ी, इन्होंने देश के लिए कितनी कुर्बानी दी, कितने लोग इनके फांसी पर चढ़े, बताएं। ये केवल केवल राष्ट्रभक्त के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे वोट लेना जानते हैं। इनका राष्ट्रभक्ति से, देशभक्ति से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। गुर्जर समाज की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसके अलावा एक पॉइंट और रह गया फरमान भाई, जम्मू कश्मीर के गुर्जरों का आरक्षण, जो इनके साथ खड़े होते हैं, तिरंगा का सम्मान करते हैं, भारतीय सेना के साथ खड़े होते हैं, कश्मीर के साथ खड़े होते हैं, उनका आरक्षण इन्होंने छीन के अन्य समाज को दे दिया। हिमाचल प्रदेश का जो गुर्जर समाज था वो एसटी में आता है, उसमें इन्होंने हाटी समुदाय को उनके आरक्षण में घुसा दिया। जैसे बीजेपी हमेशा, लेकिन अब गुर्जर समाज जागरूक हो रहा है। अब हमारे युवा इन चीजों पर सवाल करने लगे, राजनीतिक हिस्सेदारी मांगने लगे। इसी बात को लेके इन पार्टियों के पेट में दर्द होने लगा, भाई गुर्जर तो इकट्ठा शुरू होना हो गया, ये तो कभी इकट्ठा नहीं होता था। तो ये अब आने वाला समय जो ना वो बदल रहा है। नहीं, बीजेपी कहती है लगातार बटोगे तो कटोगे। वो उसका ये कहना है कि हम जाति व्यवस्था को खत्म करते हैं, सब कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो फिर गुर्जर समाज से ऐसी दूरी क्यों? क्या उसको वो हिंदू नहीं मानता, कि मतलब कारण क्या है बटोगे तो कटोगे वाला? गुर्जर फिर समाज को हिंदू होने का सर्टिफिकेट लेने की भारतीय जनता पार्टी से कोई जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट नहीं बटाएगी, बीजेपी के कार्यालय से सर्टिफिकेट नहीं बटाएंगे कौन हिंदू कौन नहीं। ये तो दलितों को भी हिंदू नहीं मानते, उन्हें मंदिर में नहीं घुसने देते। बिल्कुल ये गुर्जर समाज यदि अपने हक अधिकार के लिए जाता है तब उसे हिंदू नहीं मानते। ये तो चुनावी हिंदू जरूर मानते हैं, जब चुनाव में वोट लेनी हो तो कहेंगे कि आप हिंदू एक हो जाओ, आप हिंदू एक हो जाओ। अच्छा मुझे बताओ, जब तोला गुजरी का रेप हुआ, भट्टी में जला दिया गया, एक टीवी डिबेट में किसी ने दिखाया कि तोला गुजरी हिंदू थी? सुमित गुजर का एनकाउंटर हुआ मेरठ, जी जी। विशु गुजर का एनकाउंटर हुआ, विशु गुजर की हत्या हुई, किसी ने बताया कि किसी बीजेपी ने, बजरंग दल ने, आरएसएस ने, किसी ने आंदोलन करा हो भाई ये हिंदू है, इसके साथ अत्याचार हुआ? आकाश गुजर का मध्य प्रदेश में एनकाउंटर हुआ, किसी आरएसएस या बजरंग दल ने या हिंदू वाहिनी ने आंदोलन करा भाई इसका न्याय मिलना चाहिए, आकाश गुजर हिंदू था? ये जो राजस्थान में 73 गुजर मरे, ये हिंदू नहीं थे? किसी भारतीय जनता पार्टी ने, किसी इनके संगठन ने, किसी इनके दल ने, किसी इनके हिंदू वाहिनी ने, बजरंग दल ने, आरएसएस ने कोई आंदोलन करा भाई 73 गुजरों को तुमने गोली मार दी? ये तो हिंदू अब हिंदू नहीं है, क्योंकि ये केवल चुनावी हिंदू बनाते हैं, इनका और कोई मतलब है नहीं। जब हक अधिकार की बात आएगी, जब आरक्षण की बात आएगी, जब वो गुजर, यादव, जाट, दलित, मुस्लिम वो हो जाते हैं, लेकिन जब वोट लेने की बात आए, जब हिंदू इकट्ठे हो जाओ, बिल्कुल देश खतरे में। एक तरफ तो इनके यदि बयान आप पढ़ो फरहान भाई, एक तरफ तो ये कहते हैं देश बड़े मजबूत हाथों में, और दूसरी तरफ कहते हैं कि देश खतरे में। भाई तुम्हारी सरकार केंद्र में, स्टेट में, सेना तुम पे, हथियार तुम पे, परमाणु बम तुम पे, देश खतरे में कैसा आ गया? ये देश खतरे में नहीं है, इनकी वोट खतरे में आती है, तब इस तरह का माहौल बनाते हैं। अच्छा, ग्वालियर में जैसे आपने बताया कि बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित करने को लेकर विवाद है, तो ये कौन विवाद कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या फिर उसके जो कुछल्ले संगठन है? देखिए, कुछ सबके लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ खराब मानसिकता वाले, मानसिक रोगी हैं, बीमार हैं, जो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, बाबा साहब ने तो सबके लिए काम किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब ने तो देश का दुनिया का सबसे सुंदर संविधान लिखा। बिल्कुल। उसमें गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, ओबीसी के लिए, जर्नल के लिए, सबके लिए व्यवस्था करी। बिल्कुल। फिर उनकी मूर्ति से इन्हें क्या दिक्कत है? हमने तो किसी की महापुरुष की मूर्ति का विरोध नहीं करा, किसी भी समाज की महापुरुष की मूर्ति। उधर गुर्जर सम्राट मीर भोज ग्वालियर में, वहां मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बिल्कुल, वो तीनों में कैद है। अब बाबा साहब की मूर्ति को नहीं लगने दे रहे। अच्छा, कल ग्वालियर में आंदोलन है, कल हम जाएंगे, और अभी तो ग्वालियर में विरोध कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि ये इस तरह अपने उनसे काम वो बाज नहीं आई, अपने कृत्यों से, अपने विरोध से, तो भैया पूरे देश के हर जिले में, हर कोर्ट में लगेगी। हम देखें कौन रोकता है। अभी तो एक कोर्ट क्यों मना कर रहे हैं, हर जिले में लगवाएंगे हम तो मूर्ति। इस मामले में पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पुलिस तो हमारे तुम्हारे किसान कमेरों के बेटे पुलिस में होते हैं, और पुलिस तो सरकार के सारे पे करती है। जो सरकार की नीति, जो सरकारी सोच होती है, पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था कायम करना। लेकिन सरकार की यदि नीयत ठीक नहीं है, नीति ठीक नहीं है, तो पुलिस को तो सरकार से तनख्वाह मिलती है।
पुलिस का काम तो सरकार जो चाहती है वो पुलिस को करना पड़ता है, चाहे इच्छा हो चाहे इच्छा ना हो। पीएम मोदी तो बार बार अपने बयानों में, अपने शब्दों में बाबा साहेब का जिक्र लाते हैं। देखो पीएम मोदी तो दलितों के पैर भी छूते हैं और ये भी कहते हैं दलितों को मत मारो मुझे मारो। क्या उससे घटना रुक गई? पूरे देश के अंदर घटना होती है। पूरे देश में जो एनसीआरबी का आप डाटा निकालिए, बिल्कुल पूरे बिल्कुल। देश के अंदर सबसे ज्यादा दलितों पर आज 70 अमृत काल में जो उनके साथ कितनी घटना हो रही है। कोई कोई मटकी छूने पे मार रहा है, कोई मूछ रखने पे मार रहा है, कोई घोड़ी घोड़ी पे चढ़ने गांव पे। में नहीं निकलने दे रहा हाँ हाँ। है। तो इसको लेकर कोई विशाल आंदोलन क्यों नहीं कितने करते हैं? आंदोलन किए। देखो आंदोलन से आप आवाज को उठा सकते हो, दुनिया के सामने ला सकते हो। सरकार या कुछ लोग इस तरह काम कर रहे हैं। जब तक हमारी सरकार में हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक इन घटनाओं को पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी सोच, उनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। वो वैसे तो दिखावा करते हैं पैर धोने का दलितों के, लेकिन उन पर जब अपराध होता है तब वो एक बयान तक नहीं देते, कोई उनके घर तक नहीं जाता। लेकिन अब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जहां जहां घटना होती है उनके कार्यकर्ता, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर जाके उस आवाज को उठाते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। और हमारा यही काम है, जहां शोषण होगा वहां आवाज उठाएंगे। ना मुकदमों से डरते, ना जेल से डरते। और जिंदगी में मरना एक दिन सबको है, आज नहीं तो कल कोई एक्सीडेंट में मर सकता है, किसी को बीमार होकर मर सकता है। इससे बढ़िया स्वाभिमान के महापुरुषों ने कहा था कि 100 वर्ष की जिंदगी से स्वाभिमान से, यदि गुलामी से 4 दिन भी स्वाभिमान बिल्कुल। से जिया जाए तो वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। ना दलित समाज की यदि बात करें तो 2014 के बाद से देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो भारी वोट बैंक हुआ, उसमें दलित समाज की एक बड़ी हिस्सेदारी थी। और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का भी जो एक समीकरण रहा उत्तर प्रदेश के चुनावों में सीट के बंटवारे को लेकर, मुझे लगता है कि एक छोटा राजनीतिक व्यक्ति भी जो युवा अवस्था में होगा वह भी जान जाएगा कि कहीं ना कहीं सेटिंग है। तो अभी आपने कहा कि किसी को बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि वह हिंदू है या नहीं है, लेकिन एक दलित समाज को ऐसा लगने लगा है क्या कि अब ये हमें हिंदू कह दे और बिल्कुल एक सम्मान मिलने लगेगा हमें, इसलिए बीजेपी के देखिए साथ दलित खड़ा है। समाज बीजेपी के साथ ना तो पहले था ना अब है। और हमारे जो दलित समाज है बहुत जागरूक समाज, बहुत समझदार समाज, उसने समय समय पे अपनी जागरूकता का बड़ा परिचय दिया है। जब बाबा साहब के बाद काशीराम साहब ने पार्टी बनाई तो सारा दलित समाज काशीराम साहब के पीछे चल दिया और अपनी वोट बड़ी समझदारी से डालता है। इतनी समझदारी, मैं कह रहा हूं इतनी तो, इतने जितने बिना संसाधनों के, बिना इतने सुविधाओं के, इतनी समझदारी से जो वोट डालता है संगठित होकर, वो दलित समाज का। हम्म। और उसी का परिणाम रहा कि बहन जी को 4 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन ये भी एक बिल्कुल सच्चाई है कि जब आरपीआई बनी थी, बाबा साहब ने बनाई, तो उसके बाद काशीराम साहब आए और उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और पार्टी बनाई, बसपा पार्टी। ठीक। और बसपा पार्टी में भी बहन जी ने जब अपना काम कार्यकाल में अच्छा किया, लेकिन अब जब कहीं ना कहीं बहुजन मूवमेंट स्लो होने लगा, मूवमेंट होने लगा, कुछ भी कारण रहे हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन तुरंत ही बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब के अक्ष के रूप में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष के बल पे बहुजन समाज को नेतृत्व करने के लिए आगे आते हैं और आजाद समाज पार्टी का गठन करते हैं। आज वर्तमान की जरूरत है आजाद समाज पार्टी। वर्तमान समय राजनीति में जो वैक्यूम था उसको भरा एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने, और ये बहुजन समाज का वर्तमान भी और भविष्य भी है। और बीएसपी ने अपने समय में अच्छा काम किया, लेकिन ये परिवर्तन है समय का कि बिल्कुल। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। तो भविष्य में आजाद समाज पार्टी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में देश के कम से कम 15 20 प्रांतों में आज संगठन है। बहुत बड़ी ताकत भीम आर्मी सामाजिक संगठन के रूप में, आजाद समाज पार्टी के रूप में बनी है। और आप देखना आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी पार्टी। अभी बीते हफ्तों में देखा गया कि मायावती एक्टिव होती हुई दिखाई दी, जैसे बीजेपी से वह दूरियां बना रही हो। फिर कहीं ना कहीं उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रशेखर आजाद पर टिप्पणियां भी की, बरसाती मेढक जैसे शब्द भी सुनाई दिए। तो आगामी चुनावों में
आपको क्या लगता है कि एक ही समाज के दो दल जो कि एक दूसरे के अवरोधक के रूप में नहीं, सामने होंगे? मैं ऐसा नहीं मानता। है। आप देखिए, बीएसपी के पतन के कारण जो भी रहे हो, उस समय आजाद समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी। हाँ 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 हाँ। 2007 से और 2012 तक बसपा के बहुमत की सरकार थी। 203 204 विधायक थे। और 2012 से 2017 में समाजवादी की सरकार बनी। तब तो आजाद समाज पार्टी की चुनाव नहीं लड़ी थी, कोई वोट का बिखराव नहीं था, तो 49 सीटों पे। उसके बाद 2014 का चुनाव, 14 के चुनाव में आपको पता है लोकसभा के में बिल्कुल। बसपा का क्या रिजल्ट रहा। उसके बाद 2017 से 2019 आपके 22 तक एक विधायक पे बसपा एक विधायक पे पहुंच गई, आपको पता है। उसमें आजाद समाज पार्टी कोई योगदान नहीं। मेरा ये मानना है कि हम अपना काम कर रहे हैं, ना तो किसी पार्टी का नुकसान करना है, ना किसी पार्टी को बढ़ाना है। हम अपने काम के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे लोगों के सामने एक विकल्प पेश किया है कि जो अच्छे लोग हैं, संघर्षी लोग हैं, आजाद समाज पार्टी में आके एमपी एमएलए बने और गरीबों की, मजलूमों की आवाज लोकसभा और विधानसभा में जहां कानून बनते हैं वहां आवाज उठाए। तो आजाद समाज पार्टी अपना काम कर रही है, और काम उन पार्टियों के लिए चुनौती है जो सत्ता में है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार। तो बिल्कुल। हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, विचारधारा से लड़ाई। बिल्कुल। इन पार्टी में भी जो गलत मानसिकता के लोग हैं, जो आरक्षण विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी है, उनके खिलाफ आजाद समाज पार्टी मजबूती से लड़ रही है। और आने वाला समय आजाद समाज पार्टी का। एडवोकेट चंद्रशेखर। आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में आपका क्या योगदान रहेगा पार्टी का, और देखिए, क्या? पार्टी हमारी कोर कमेटी की टीम है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, पूरी एक हमारी वो है, लोकतांत्रिक पार्टी है। सब विचार विमर्श करके जो निर्णय होंगे मतलब वो कुछ सब कर। मीडिया के सामने हाँ। तब रखेंगे, उस पर डिस्कशन करके। आ, और रही बात, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि सारे, चाहे मीडिया हो चाहे चैनल, वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का दायरा बहुत कम सिमेटना चाहते हैं। वो दलित नेता कह के प्रचारित करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, चैनलों को भी कहना चाहता हूँ, मीडिया बंधुओं को कहना चाहता हूँ कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी दलित समाज में पैदा जरूर हुए, लेकिन वो दलित नेता नहीं, वो सर्व समाज के नेता है। सभी समाज वो के। हर इंसान के नेता हैं, जो इंसानियत और अम्बेडकरवादी है और इंसानियत को पसंद करता है। वो चाहे किसी समाज का व्यक्ति हो। वो किसानों की भी आवाज उठाते हैं, किसान में किसी एक जाति के लोग तो नहीं होते। वो मजदूरों की भी आवाज उठाते हैं, मजदूरी में किसी एक जाति के लोग नहीं होते। वो अल्पसंख्यकों की भी आवाज उठाते हैं, वो गुर्जर समाज की भी आवाज उठाते हैं, वो बहनों का मामला देखा वो पहलवान, वो जाट समाज की भी आवाज उठाते हैं। वो किस समाज के लिए नहीं लड़े, मुझे बताओ। बिल्कुल। तो वो, यदि कोई अत्याचार जनरल कास्ट के लोगों के साथ होता, अभी ब्राह्मण पत्रकार थे पूर्वांचल में, उनकी आवाज उन्होंने उठाई। तो जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी आवाज उठाते हैं, तो वो सर्व समाज के नेता है। क्या आपने कभी किसी चैनल पर देखा है कि योगी जी केवल राजपूतों के नेता कोई एंकर चलाता है, नहीं या नहीं। मोदी जी केवल पंडितों के नेता, या हाँ, राहुल गांधी पंडितों को चलाते हैं? नहीं नहीं। केवल दलित समाज में एक, भाई दलितों का नेता कौन? दलितों का अरे दलितों का क्यों है, वो सर्व समाज के नेता है। सभी समाज उनका के। जो दायरा है, उससे ज्यादा बड़ा दायरा आज तक किसी नेता का नहीं। इतनी स्टेटों में जाकर काम करता हूँ। क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में होंगे, तो उसमें आप अपने नजरिए से कैसा, क्योंकि अभी तक गठबंधन हुए, सपा कांग्रेस भी साथ दिखाई दिए, वो गठबंधन जनता को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। देखिए, क्या कमियां रही और अब क्या हमारा उसमें भरपाई होनी हमारा चाहिए? गठबंधन जनता के साथ है, जनता के मुद्दों के साथ है, किसानों की समस्याओं के साथ है, युवाओं के रोजगार के साथ है। हमारा गठबंधन जो सस्ती, जो लोगों के जीवन में कैसे अमूल चूल परिवर्तन किए जाए, कैसे उसे सस्ती शिक्षा मिले, कैसे उसे सस्ती चिकित्सा मिले, सिपाही से लेकर सीपी तक के बच्चे का इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेतृत्व, हमारी पार्टी की मुद्दे हैं, विचारधारा है। एक पटवारी के बच्चे से लेकर एक डीएम तक के बच्चे का इलाज सरकारी अस्पताल में हो, उनके बच्चे की पढ़ाई सरकारी स्कूल में हो, ये आजाद समाज पार्टी का मेन एजेंडा है। और हम सड़क से और संगठ तक, चाहे सदन हो, लोकसभा हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदन में मौका मिलता है आवाज उठाते हैं, और जहां सड़कों पर जरूरत होती है सड़कों पर उठाते
तो आपको क्या लगता है कि वैसा ही रिस्पॉन्स आपको जनता से मिल रहा है जितनी अब तक आप लोगों ने मेहनत की है, उस तरह का बिल्कुल, रिस्पॉन्स मिल रहा है? बिल्कुल। आपने भी हमारा मेरठ की रैली नहीं देखी, आपने आगरा में प्रबुद्ध सम्मेलन नहीं देखा, आपने आगरा का देखो, लखनऊ का देखो हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन। जो प्रबुद्ध समाज के लोग भी अब ये मानने लगे कि अब देश को जरूरत है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जैसे लीडर की, हाँ, जो वास्तव में ही एक गरीब के घर से, एक टीचर के घर से निकल के एक झोपड़ी में रह के बिना संसाधनों के इस लेवल तक जाके जो लोगों की पीड़ा समझ सकता है, वही वास्तव में लीडर कहलाने लायक है। लीडर की परिभाषा विभिन्न विभिन्न लोगों के लिए अलग हो सकती है, राजनीति की परिभाषा विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। राजनीति में लोग समझते हैं कि राज करने की नीति, यहाँ हमारे और हमारे नेता के लिए, हमारी पार्टी के लिए राजनीति एक तपस्या है, सबको साथ लेकर चलने की, सबकी बात आवाज उठाने की, सबके अधिकारों की लड़ाई लड़ने की। डेली प्रतिदिन 24 घंटे हम रेस्ट नहीं करते, या हमारी पार्टी कोई सदस्य ये नहीं कह सकता कि अब मैं दिन में राजनीति करिए, रात में नहीं करूंगा, 1 बज रहा है। ये 24 घंटे की तपस्या, सच्चाई बात है भगवान भाई। बीजेपी ने कभी संपर्क को करने की कोशिश देखिए, की भारतीय आपसे? जनता पार्टी को प्रदेश और केंद्र से हटाना, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी नहीं, खतरनाक कभी बात है। आपसे संपर्क करने की कोशिश की? हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाती फरहान भाई। यदि हमें मेल खाती तो ये जो 20 साल का हमारा संघर्ष है विपक्ष में रह के, जो हमेशा सड़कों पे पार्टी खिलाफ लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी खिलाफ लड़ते हैं, मुकदमे लगते हैं, जेल जाते हैं, तो ये इतना संघर्ष वाला समय नहीं बीतता यदि हमारी विचारधारा उनसे मेल खाती। हमारी विचारधारा आजाद समाज पार्टी की विचारधारा, भीम आर्मी की विचारधारा, अमन पसंद लोगों की विचारधारा, भाईचारे की विचारधारा, देश को जोड़ने की विचारधारा, देश में नफरत फैलाने की नहीं है। देश में नाम के, धर्म के नाम पे, लाउड स्पीकर के नाम पे, लाश के नाम पे राजनीति करने, कब्रिस्तान शमशान पर राजनीति नहीं करती। ये हमारी रोजगार पे, हमारी कैसा आर्थिक स्थिति लोगों की ठीक हो, कैसे उन्हें स्वच्छ वायु मिले, कैसे पॉल्यूशन रहित देश हो, कैसे देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़े लोगों की, लोगों का जो जीवन स्तर कैसे सुधरे, उन पर अत्याचार बंद हो, उनके अधिकार ना छीने जाए, उनको समान अवसर मिले। तो हमारी विचारधारा ही है। अब भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आप सब जानते हो क्या विचारधारा, हाँ, कहीं ना कहीं कैसी उनकी लैंग्वेज है। फांसीवादी विचारधारा से इंस्पायर है। आप क्रिकेट का भी शौक रखते हैं? हाँ, आपके क्रिकेट फोटोज देखे गए हैं चंद्रशेखर के साथ में। दरअसल क्रिकेट लोगों को जोड़ता है और एक टीम भावना सिखाता है, बिल्कुल। और ये एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, बहुत अच्छे ओपनर बल्लेबाज है, बहुत अच्छे बॉलर है, और मैं भी हल्का बल्लेबाज फुल्का हैं आप? बल्लेबाज और बॉलिंग कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। अपना जो ठीक ये ठाक। आपकी तस्वीरें सामने आई, मैंने कहा लगता है क्रिकेट का शौक रखते हैं नहीं नहीं, चंद्रशेखर बिल्कुल। आजाद और भाटी जी। तो आजाद समाज पार्टी और उसके विचार और उसके राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी के आपने विचार सुने। मुझे लगता है कि मौजूदा समय में जो भी सामाजिक राजनीतिक मुद्दे हैं, उसमें शोषण भी जो हो रहा है देश के भीतर जिस जिस लोगों का, तो शायद मैंने वह सारे सवाल कर दिए हैं, लेकिन सवालों की फेहरिस्त कभी खत्म नहीं होती है। हो सकता है कि कुछ आवश्यक प्रश्न मुझसे छूट गए हों, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मुलाकातें होती रहेंगी, हर सवाल का जवाब मांगा जाएगा, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कमेंट सेक्शन में भी प्रतिक्रिया अवश्य करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।